हेलो फ्रेंड्स, इट्स पंकज हेयर। आज फिर से जो कल क्वेश्चन पूछे गए थे आपको ग्रुप पे पर्टिकुलरली साइंस के, उनका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन पर्टिकुलरली आप बायोलॉजी का बोल सकते हो। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स? कि जो लंग्स है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है। तो वहाँ पे जाने से पहले आपको छोटा सा डायग्राम ऐसे समझाने के लिए, इधर से ये जो होता है इसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, ट्रेकिया। और इधर से बाद में ये जो सब डिवीजन होता है, जो डिवीजन होता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। और बाद में इधर के बाद में जो इधर ये होता है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। एंड देन इसको हम जो इधर है इसको हम बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकस। और वहाँ जो टर्सरी ब्रोंकस होता है इसके सब डिविजन्स होते हैं और इसके सब डिविजन्स को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ध्यान रखना, ये ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, बहुत डिफरेंस है। और जो ब्रोंकाई है उसके जो एंड होता है उसके एंड पे एल्विलाई प्रेजेंट होता है। और ये एल्विलाई ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स होता है। और इस एल्विलाई का अगर मैं नंबर बताऊं तो अप्रॉक्स 600 मिलियन एल्विलाई प्रेजेंट होता है हमारे दोनों लंग्स के अंदर। और इसको अगर आप लंग्स से बाहर निकालो तो एक पूरा टेनिस कोर्ट ही कवर कर सकते हैं, इतने ज़्यादा एल्विलाई होते हैं हमारे लंग्स के अंदर। और इसका हम अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा, यार हम एल्विलाई को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, किसी और चीज़ को क्यों नहीं बोलते? हम इसलिए क्योंकि ये एल्विलाई ऐसा कुछ दिखता है, इसलिए क्योंकि जो एल्विलाई होता है, एल्विलाई के जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एल्विलाई की साइड पे होता है। गैस से गैस एक्सचेंज का मतलब कि जो इसको हम ये जो है इसको हम कैपिलरीज या वेसल्स बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं कि ना जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन CO2 कंटेंट ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो इसमें जो CO2 होता है वो क्या करता है कि कैपिलरीज या वेसल से CO2 एल्विलाई के अंदर ट्रांसफर करते हैं। और एल्विलाई जो हम इंस्पिरेशन करते हैं, जब ब्रीथिंग में हम इंस्पिरेशन करते हैं, वो जो ऑक्सीजन है वो एल्विलाई इन कैपिलरीज में ट्रांसफर कर देता है। किस लिए? ताकि ये जो ऑक्सीजन है ये जो ऑर्गन से टिश्यूज है वहाँ तक पहुँचा सके। और CO2 ले लेता है और जब एक्सपिरेशन करते हैं तो ये CO2 हमारे बॉडी से लंग्स के थ्रू बाहर भेज देता है एयर के अंदर। तो जो मेन फंक्शन होता है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना, वो एल्विलाई की साइड पे होता है। हम इसीलिए इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पर्टिकुलरली फिजिक्स का, व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी? ये मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया था डेफिनेशन के हिसाब से। लाइक इसका आंसर आप बोल सकते हो फॉर अ मटेरियल मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। ठीक है, डेफिनेशन तो समझ में आ गया। एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो विंटर सीजन चल रहा है। विंटर सीजन में आपके पास में दो चेयर है घर पे, एक वुडन चेयर है, एक आयरन चेयर है। एक आयरन चेयर है, एक वुडन चेयर है। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो आयरन का ज़्यादा होता है वुडन से। मतलब और एक थर्मल कंडक्टिविटी अच्छे से बताऊं तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब कि कोई मटेरियल कितने आसानी से हीट को लूज कर सकता है और कितनी आसानी से हीट को गेन कर सकता है। तो जो आयरन का थर्मल कंडक्टिविटी तो वो ज़्यादा होता है वुडन से। एग्जांपल से समझते हैं। विंटर सीजन पे घर पे आपके पास दो चेयर है, एक आयरन की है, एक वुडन की है। तो क्या होगा, मान लो विंटर सीजन चल रहा है तो आप किस पे प्रीफर करोगे बैठना विंटर सीजन के अंदर? सब बोलेंगे यार वुडन चेयर पे प्रीफर करेंगे। क्यों वुडन चेयर पे? क्यों आयरन जो आयरन चेयर उस पर क्यों नहीं, या स्टील चेयर उस पर क्यों नहीं प्रीफर करोगे बैठना? तो सब बोलोगे कि वो ठंडी होती है। वो जो वुडन चेयर होता है वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है हमारे बॉडी के हिसाब से, तो हम उस पर बैठना प्रीफर करेंगे। लेकिन जो आयरन चेयर है, स्टील चेयर है, वो बहुत कोल्ड होती है, ठंडी होती है विंटर सीजन में, तो हमारे लिए सूटेबल नहीं है बैठना, इसलिए हम उस पर नहीं बैठते हैं। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपका मतलब इससे आपको बोलना चाहते हो कि जो स्टील या आयरन चेयर है वो ज़्यादा ठंडी हो, जो वुडन चेयर है वो कम ठंडी है। पर साइंटिफिकली अगर हम देखें तो जो अगर आप थर्मामीटर लेके दोनों चेयर पे रखोगे तो दोनों का टेम्परेचर सेम आएगा। तो आप बोल ही नहीं सकते कि जो स्टील चेयर है वो ज़्यादा ठंडी है, वुडन चेयर ज़्यादा ठंडी नहीं है, दोनों टेम्परेचर तो सेम आ रहा है साइंटिफिकली। इसका रीज़न थर्मल कंडक्टिविटी से ही समझा सकते हैं। कैसे? जो जैसे कि हम हैं, लाइक मैं हूँ, मैं जाके अगर ना वुडन चेयर पे बैठता हूँ तो जो वुडन चेयर की थर्मल कंडक्टिविटी बता चुका हूँ कम होती है आयरन चेयर से। तो जब मैं उस पर बैठता हूँ, मेरा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम सबको क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम उस पर बैठता हूँ तो मेरा टेम्परेचर ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू वुडन चेयर।
तो क्योंकि ना विंटर सीजन चल रहा है, तो क्या होता है जो वुडन चेयर होती है वो जो मेरे से हीट होती है, वो जो गेन कर रही होती है मेरे से हीट, वो स्लोली स्लोली करती है, फास्ट नहीं करती, क्योंकि उसका थर्मल कंडक्टिविटी कम है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट कितने तेजी से कितने फास्टली गेन करता है और कितनी फास्टली लूज करता है हीट। तो जो वुडन चेयर है उसका थर्मल कंडक्टिविटी कम है, मतलब वो स्लोली स्लोली मेरे से हीट गेन करेगी, तो मेरे को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत स्लोली हीट गेन कर रही है। लेकिन जब मैं आयरन स्टील चेयर में बैठूंगा उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरेबल टू वुडन चेयर। तो क्या होगा जब मैं उस पर बैठूंगा तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा, तो जब मैं उस पर बैठूंगा तो मेरा जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा उस चेयर से, तो क्या करेगा वो बहुत फास्टली मेरे जो बॉडी का टेम्परेचर हीट है उसको गेन करेगा। तो क्या होगा मेरे को बहुत कोल्ड फील होगा, वो भी इंस्टेंटली बहुत कोल्ड फील होगा, क्योंकि उसने मेरा जो बहुत सारा हीट है उसने गेन कर लिया, क्योंकि उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये एग्जांपल आप समझ सकते हो इसका सेकंड का। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन था केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, ये पता होना चाहिए NaHCO3, और इसको और अगर अच्छे से बोले तो सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। तो ये आज के क्वेश्चन थे, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, बाय।